तो लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था स्प्रिंग बूट। तो उसके बारे में यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पर देखा। तो हमारे पास में क्या है कि ये एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर हमारे पास में क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है ये। तो यहाँ पर क्या मेरे पास में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है ये। तो इसी लेयर्स में जब हम लोग हमारा कोई एप्लीकेशन राइट करते हैं तो टाइप ऑफ एप्लीकेशन हमें पता है कौन कौन से हैं ये। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में हमारे पास में आते हैं स्टैंड अलोन और डिस्ट्रीब्यूटेड। और डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर हमारे पास में वेब एप्लीकेशन है और वेब सर्विसेज है। और वेब एप्लीकेशन और वेब सर्विसेज का कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं एंटरप्राइज एप्लीकेशन, जिसमें कि हम लोग बिजनेस करते हैं, हमारा क्लाइंट बिजनेस करता है। तो कोई भी एंटरप्राइज एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट करते हैं तो हम लोग टेक्नोलॉजी में उसको क्रिएट करते हैं तो हमें काफ़ी क्या करने पड़ते हैं यहाँ पर, ये जो है वो एफर्ट लगाने पड़ते हैं यदि हम लोग टेक्नोलॉजी में करते हैं तो। फिर टेक्नोलॉजी के अलावा, जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी के अलावा यदि हम फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं तो फ्रेमवर्क में हमारे एफर्ट जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं यहाँ पर। ये तो फ्रेमवर्क अर्लियर सिनेरियो में हमारे पास में अलग अलग लेयर के लिए अलग अलग फ्रेमवर्क अवेलेबल थे, स्टड्स, ईजेबी, हाइबरनेट। बट कॉम्प्लेक्सिटी थी यहाँ पर, अलग अलग फ्रेमवर्क के वर्जन को यहाँ पर हैंडल करो, कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है, कॉम्पेटेबल है कि नहीं, किस जावा के वर्जन से क्या कॉम्पेटेबल है, आपस में क्या कॉम्पेटिबिलिटी है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की क्या कॉम्पेटिबिलिटी है। फिर इनके कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है, ईजेबी का अलग होता है, हिबरनेट का अलग होता है। कॉन्फ़िगरेशन फाइलें राइट करना पड़ती है। अर्लियर सिनेरियो में एक्सएमएल बेस्ड थी बट राइट नाउ अल्टरनेटिव हमारे पास में एनोटेशन है। स्टेट्स में भी एनोटेशन आए थे, ईजेबी में भी आए थे, हाइबरनेट में भी आए थे। हाइबरनेट में तो है ही, लेकिन अलग अलग कम्युनिटी के फ्रेमवर्क यदि यूज़ करेंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यहाँ पर हमारे लिए एप्लीकेशन। तो इंस्टेड ऑफ दैट धीरे धीरे करके सारी लेयर्स पे हमारा जावा कम्युनिटी है जो कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने हमें दे के रखा हुआ है। ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क जब अर्लियर आया था उसके कुछ ही मॉड्यूल थे, लेकिन धीरे धीरे करके इतना एडवांस हो गया उसके अंदर काफ़ी सारे मॉड्यूल है यहाँ पर ये। तो हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है वो सारी लेयर्स पे काम कर सकता है अच्छे से यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क सारी लेयर्स पे काम करता है ये। बट यहाँ पर क्या है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं तो हमें कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करना पड़ता है। तो हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करने के मल्टीपल वे है, एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच है, जावा बेस्ड अप्रोच है, एनोटेशन बेस्ड अप्रोच है। तो हमारे पास में मल्टीपल वे है कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करने के यहाँ पर ये। और कुछ टेम्पलेट क्लासेस है वो हमको ऐड करना पड़ती है कॉन्फ़िगरेशन में, ये प्री डिफाइंड ये। तो हमारा कोड रहेगा, बिजनेस लॉजिक रहेगा और हमारा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। और काफ़ी सारी फ्रेमवर्क रिलेटेड क्या होती है प्रॉब्लम्स होती है, लाइक वर्जनिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है। फिर कोई एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करने के बाद हमें सर्वर लगता है, डेटाबेस लगता है, क्योंकि अलग अलग लेयर पे क्या हमें डिमांड होती है ये। तो सारी प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम नहीं बोलते हम उसको, जो जो भी हमारे एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए जो हमारे पास में हमें काफ़ी सारे एफर्ट डालने पड़ते हैं ये। तो वो एफर्ट को रिड्यूस करके हमारे पास में आता है स्प्रिंग बूट, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं। रैपिड मतलब क्विकली एप्लीकेशन क्रिएट होता है, जस्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करना है और अपने काम को स्टार्ट करना है। हमारे पास में मल्टीपल डिपेंडेंसी रिलेटेड टू वर्जनिंग, रिलेटेड टू अवर डेटाबेस, रिलेटेड टू अवर सर्वर, ये हमें नहीं देखना है। हमें एप्लीकेशन को क्रिएट करना है, लाइब्रेरी डालना और सीधे अपना बिजनेस लॉजिक राइट करना चालू करना है यहाँ से ये। एज पर अवर क्लाइंट रिक्वायरमेंट चीज़ें क्विकली परफॉर्म होगी यहाँ पर, इसलिए हम उसको बोलते हैं रैपिड एप्लीकेशन। तो स्प्रिंग बूट की डिमांड इसलिए है कि हम लोग स्प्रिंग बूट की हेल्प से रैपिड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के लिए ये ज़्यादा कॉम्पेटेबल है, बिकॉज क्विकली एप्लीकेशन क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पर ये। तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में हमारे पास में क्या है, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के अंदर काफ़ी सारे एप्लीकेशन होते हैं, काफ़ी सारे। और वो एप्लीकेशन क्रिएट भी करना है और आपस में उन एप्लीकेशनों को बाद में हमें क्या करना पड़ता है कि आपस में वो एप्लीकेशन जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन पहले तो क्रिएट करना पड़ता। तो क्विकली क्रिएट हो तो स्प्रिंग बूट हमारे लिए
बेस्ट अप्रोच है यदि हम लोग माइक्रो सर्विसेज में यूज़ करते हैं। तो स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन को राइट करने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, एक पेरेंट फॉर्म चाहिए यहाँ पर ये, और एक हमें स्टार्टर डिपेंडेंसी चाहिए ये। तो मिनिमम मिनिमम ये चीज़ें लगती है स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर ये। अब ये पेरेंट के अंदर काफ़ी सारी क्या होती है हमारे पास में, ये चीज़ें जो होती है पहले से जो होती है उसके अंदर वो डिफाइंड होती है। तो ये हमारे पास में रहता है यहाँ पर ये पेरेंट टैग जो कि हमारे पॉम फाइल में रहता है। तो स्प्रिंग बूट के अंदर जो भी वर्जनिंग रिलेटेड है या जो भी हम लोग स्टार्टर ऐड कर रहे हैं यहाँ पर ये, तो उसकी डिपेंडेंसी जो भी हमारे पास में रिजॉल्व हो रही है वो पर्टिकुलरली हमारे पास में जो है वो एज ए ये पेरेंट से हमारे पास में ये आ रही है। तो जैसे हमने स्प्रिंग बूट का यहाँ पर फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट किया, तो उसकी क्या है यहाँ पर ये पॉम डॉट एक्सएमएल। तो हर स्प्रिंग बूट के अंदर हमें जो है ये पेरेंट टैग यहाँ पर दिखेगा यहाँ पर ये। तो जो भी हम स्प्रिंग बूट का जो भी हम लोग वर्जन यूज करेंगे, तो जो भी हम लोग स्प्रिंग बूट का जो भी हम क्या करते हैं यहाँ पर ये वर्जन यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है वो स्प्रिंग की स्प्रिंग फ्रेमवर्क की जार फाइल जो है वो डाउनलोड होती है। तो वो यहाँ पर स्प्रिंग फ्रेमवर्क का 6.x वर्जन जो है वो यहाँ पर जो है वो पर्टिकुलरली हमारे लिए क्या हुआ है, यहाँ पर ये डाउनलोड हुआ है ये। तो हमने कोई भी वर्जन नहीं डाला अपार्ट फ्रॉम आवर स्प्रिंग बूट वर्जन, हमने कोई भी यहाँ पर वर्जन नहीं डाला यहाँ पर ये। जस्ट हमने यहाँ पर क्या डाला है, यहाँ पर ये हमने ये स्टार्टर डाल के रखे हुए हैं। तो जो भी स्टार्टर डालेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारे लिए डिपेंडेंसी डाउनलोड हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि वेब स्टार्टर डाल देता हूँ मैं, ये सॉरी स्टार्टर वेब। अब मेरा जो ये एप्लीकेशन जो है ये यहाँ पर जो है इसके अंदर इसने इसकी डिपेंडेंसी को यहाँ पर ये डाउनलोड करेगा M1 में जितने वेब रिलेटेड है ये। तो काफ़ी सारी यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारे पास में लाइब्रेरी आ जाएगी। और स्प्रिंग बूट के अंदर एम्बेडेड सर्वर भी होता है यहाँ पर ये। तो जब तक के मैंने वेब नहीं डाला था और मैं इस प्रोजेक्ट को मैं रन कर रहा था, मैं ये क्विकली यहाँ पर क्या हुआ मेरा एप्लीकेशन क्रिएट हुआ, मैंने उसको रन करा यहाँ पर ये। तो मेरे पास में क्या है कि इतना लॉग मुझे यहाँ पर दिखेगा। लेकिन यदि मेरे एप्लीकेशन का मेरा टाइप चेंज हो गया, मेरे मुझे वेब रिलेटेड फीचर चाहिए मुझे ये, तो मैंने वेब वाला स्टार्टर कर लिया यहाँ पर ये। तो ये स्प्रिंग 6 के अंदर जो जो भी वेब रिलेटेड डिपेंडेंसी है और जो भी थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी जो कि वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए जरूरी है, ये सब ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर देता है। हमें नहीं डालना पड़ता है। इफ़ यू आर यूजिंग स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग के केस में हमें सब कुछ डालना पड़ता है। तो स्प्रिंग एमवीसी का एप्लीकेशन हम लोग जब क्रिएट करेंगे स्प्रिंग फ्रेमवर्क में और स्प्रिंग बूट में, तो डिफरेंस समझ में आ जाएगा कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पर जैसे मैंने वेब स्टार्टर ऐड करा तो मेरे लॉग जो हैं वो बढ़ गए। तो एक तो हमें लॉग से समझ में आ जाएगा कि हमारे पास में क्या है, कौन सा यहाँ पर जो है वो प्रोजेक्ट है ये। तो मेरे यहाँ पर लॉग बढ़ गए और लॉग के अंदर जो है यहाँ पर एक टॉमकैट सर्वर भी यहाँ पर दिख रहा है, ये एम्बेडेड है ये, अंदर दिया हुआ है उस स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर, स्प्रिंग वेब मॉड्यूल में। वो डिफॉल्ट हमारे पास में टॉमकैट जो है वो सर्वर उसके अंदर रहता है ये इंटरनली। तो टॉमकैट को जब अलग से इंस्टॉलेशन करोगे तो फिर उसको डाउनलोड करो अपाचे की साइट से और उसमें अपना एप्लीकेशन बना के डालो और फिर सर्वर को एडिशनली रन करो। बट यहाँ पर टॉमकैट सर्वर हमारे पास में क्या है, ये दिया हुआ है ये इंटरनली, जो कि 8080 पे काम भी कर रहा है ये। तो यहाँ पर हम लोग लोकल, इसको बताऊंगा मैं इंटरनली क्या कैसे काम करता है टॉमकैट स्प्रिंग बूट के अंदर यहाँ पर। तो ये
8080 हमारे पास में क्या है, यहाँ पर मैंने इस पर रिक्वेस्ट करी है, यहाँ पर ये तो मेरे पास में ये सर्वर से जैसा रिस्पॉन्स आता है टॉमकेट के वैसा की वैसा रिस्पॉन्स आ गया है। और मैंने यहाँ पर अभी इतना कुछ किया नहीं है। तो हमारे पास में क्या है ये, पर्टिकुलरली जो हमारे पास में ये, हमने जस्ट एक स्टार्टर ऐड किया और हमारा एप्लीकेशन क्विकली जो है वो एज ए वेब एप्लीकेशन में ये कन्वर्ट हो गया। वेब एप्लीकेशन या वेब सर्विसेज हम लोग क्रिएट करवा सकते हैं। तो मैं इसी क्लास के अंदर, देखो अभी मेरा सर्वर स्टार्ट है यहाँ पर ये, फिर से एप्लीकेशन को रन कर दूंगा मैं यहाँ पर ये। तो मैंने यहाँ पर एक मेथड राइट किया, पब्लिक वॉइड एम, और यहाँ पर जो है हम लोग रिटर्न करवाते हैं कि स्ट्रिंग को। मैंने एक स्ट्रिंग को यहाँ पर मैंने रिटर्न करवा दिया यहाँ पर ही, RET, इसको अंडरस्टैंड करना है यहाँ पर ये। तो अभी ये मेरा क्या सिंपल मेथड है ये, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये मेरा ऐसा मेथड बने जो कि सर्वर से रिस्पॉन्स करे, यहाँ पर ये सर्वर की रिक्वेस्ट ले और सर्वर पे यहाँ पर रिस्पॉन्स करे। तो कोई भी चीज़ हमारे पास में है, एक नॉर्मल जावा का क्लास, एक सिंपल जावा का हमारे पास में क्लास है ये, क्लास डेमो मान लो यहाँ पर ही। तो ये नॉर्मल जावा का क्लास, हम चाहते हैं कि ये रिक्वेस्ट ले और रिस्पॉन्स करे, ये इंटरनेट पर ये यूज हो सके, ये इंटरनेट के अंदर ये यूज हो सके, ये रिक्वेस्ट ले और रिस्पॉन्स दे। तो यदि जब तक इंटरनेट यूज नहीं कर रहे हो और इस क्लास के अंदर का कोई हमारे पास में लॉजिक है, उसको यूज कर रहे हैं हम लोग ये, तो हम लोग कैसे करते हैं ये हमारे पास में ये वाला लॉजिक है, पब्लिक स्ट्रिंग ग्रीट करके डाल देते हैं हम लोग यहाँ पर ही। तो यहाँ पर हमने क्या करवा दिया, यहाँ पर ये रिटर्न करवा दिया यहाँ पर ये। और अभी मैं हार्ड कोडेड मैसेज डाल देता हूँ यहाँ पर ये, स्ट्रिंग वेलकम टू। तो ये मेरे पास में क्या है, मैंने यहाँ पर ये उसको ये ग्रीड कर लिया मैंने यहाँ पर ये। तो अभी मेरे जावा का क्लास है, इसके अंदर जो मेथड है ये क्या है, सिर्फ ये एबल है, ये जस्ट मेरे पास में एबल है। मेरे प्रोग्राम जो है मेरे सिस्टम के अंदर ये क्या कर सकता है, ये वाला जो है वो यहाँ पर रिस्पॉन्स आ सकता है ये। इसका जो एक्सेसिबिलिटी है सिर्फ विथ इन अवर सिस्टम है। अब हम चाहते हैं कि ये चीज़ें इंटरनेट पर ही एक्सेसिबल हो जाए, यहाँ पर ये इंटरनेट पे एक्सेसिबल हो जाएगी। तो इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन के लिए हमारा जो नॉर्मल जावा का क्लास जो है, हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे सर्वलेट में। तो सर्वलेट को इम्प्लीमेंट हम लोग कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट सर्वलेट। अब सर्वलेट जो है वो एज ए J2EE टेक्नोलॉजी है एंटरप्राइज एप्लीकेशन की। इसका हमारे पास में क्या आता है कि जार फाइल आता है, डिपेंडेंसी आती है, और इस प्रोग्राम को हमें रन करने के लिए क्या लगेगा, हमें ये इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें लगेगा सर्वर। टॉमकेट के अंदर का यहाँ पर एक सर्वर रहेगा, सर्वर के अंदर हमारा क्या रहेगा, ये सर्वलेट कंटेनर। कंटेनर इज ए स्पेशल प्रोग्राम। वो क्या करेगा, हमारे
इस पर्टिकुलरली क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पर ये। तो सर्वलेट यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे तो हमें सर्वलेट की लाइफ साइकिल मेथड आएगी, इनिट मेथड, सर्विस मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड। तो हम यहाँ पर जो भी सर्विस मेथड है, सर्विस मेथड के अंदर हम लोग लॉजिक जो है हमारे ये कॉल करवा सकते हैं विथ इन सर्विस। हमारे पास में लाइफ साइकिल मेथड रहेगी एक सर्विस। तो सर्विस मेथड के अंदर यहाँ पर पैरामीटर होते हैं हमारे पास में रिक्वेस्ट के और रिस्पॉन्स के। तो विद द हेल्प ऑफ सर्विस मेथड हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस मेथड को कॉल कर सकते हैं और रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट ले सकते हैं, जो भी रिक्वेस्ट आएगी और रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये मेरे पास में जो ये लॉजिक जो है ये यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होने के लिए ओवर द इंटरनेट एग्जीक्यूट होने के लिए हमारे पास में एबल है। हमारे पास में ये अब कोई भी क्लाइंट जो है वो हमारे पास में रिक्वेस्ट कर सकता है हमारे सर्वर को। कोई भी क्लाइंट वर्ल्ड वाइड कोई भी क्लाइंट हमारे सर्वर को रिक्वेस्ट कर सकता है यहाँ पर ये। और सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा यहाँ पर ये। तो बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट यहाँ पर हमारा सर्वलेट का ऑब्जेक्ट कॉल होगा और सर्वलेट का ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है सर्विस मेथड कॉल होती है और इंटरनली हम हमारे लॉजिक को कॉल कर सके यहाँ पर उसका रिस्पॉन्स ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए सर्वलेट की प्रोग्रामिंग करना पड़ेगी, सर्वलेट लर्न करना पड़ेगा। तो एक नॉर्मल जावा का क्लास है जो कि सर्वलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यही चीज़ यदि फ्रेमवर्क में हम लोग देखें तो फ्रेमवर्क के लेवल पर हम सर्वलेट डायरेक्ट राइट नहीं करते, लेकिन पहली रिक्वेस्ट हमारी सर्वलेट को ही जाती है जो कि फ्रेमवर्क के दी हुई रहती है और वो इंटरनली हमारी रिक्वेस्ट को जो है वो रिडायरेक्ट करता है। तो रिक्वेस्ट का जो हमारे पास में पैरामीटर रहता है क्लास के लेवल पे, सर्वलेट के लेवल पे, तो हम उसको क्या करते हैं वेब डॉट एक्सएमएल में डिफाइन करते हैं। जो भी सर्वलेट है हम उसको कहाँ डिफाइन करते हैं, जब सर्वलेट टेक्नोलॉजी लर्न करते हैं तो वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर हमारी सर्वलेट की एंट्री होती है। तो वेब डॉट एक्सएमएल में एंट्री होती है या एट द रेट वेब सर्वलेट एनोटेशन बेस्ड अप्रोच में यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं उसकी यहाँ पर जो है वो एंट्री करवाते हैं हमारे क्लास की, ताकि सर्वलेट का कंटेनर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सके। तो वेब डॉट एक्सएमएल में इसकी एंट्री रहेगी या उस क्लास के ऊपर वेब डॉट सर्वलेट एनोटेशन लगा हुआ रहेगा और जिसके अंदर हमारा क्या रहेगा एक यूआरएल का पैटर्न रहेगा। लाइक यहाँ पर एक किस यूआरएल से हमारा जावा का ऑब्जेक्ट ये एक्सिस होगा यहाँ पर ये सर्वलेट के केस में। सर्वलेट का प्रोग्राम ही मैं राइट करूंगा मैं अभी एमवीसी के केस में ही है, ताकि हमें फील हो कि फ्रेमवर्क में हमारे कौन से एफर्ट रिड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पर जो रहेगा ये सर्वलेट हमारे ये एनोटेशन के अंदर ही क्या है कि हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं जो भी हमारा यूआरएल पैटर्न रहे। वेलकम। तो ये जो है ये वेब डॉट एक्सएमएल को रीड करता है हमारा टॉमकेट का कंटेनर। टॉमकेट या एनोटेशन लगा हुआ है ये अपने आप में रजिस्ट्री करता है और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में क्या होता है जब भी सर्वर पे रिक्वेस्ट आती है और उसके ऊपर हमारा क्या लगा हुआ रहता है ये उस रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास में ये यूआरआई लगा हुआ है। इसको हम लोग यूआरआई बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स इंडिकेटर। तो हमारा सर्वलेट का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है एक्सिस होता है यहाँ पर ये। तो है नॉर्मल जावा का क्लास ही, बट अभी क्या हुआ है कि वो यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेंट से एक्सेस नहीं हो रहा है और रिमोटली हमें क्या हो रहा है वो यूआरआई आ रहा है यहाँ पर ये विथ इन द यूआरएल। बेस्ड ऑन दैट हमारा ये ऑब्जेक्ट है एक्सेस हो रहा है जो कि सर्वलेट के कंटेनर के अंदर बना हुआ है, टॉमकेट के कंटेनर के अंदर बना हुआ है यहाँ पर ये है वो जेवीएम के अंदर ही। बट उसको क्रिएट कौन कर रहा है, हमारा ये सर्वलेट का कंटेनर क्रिएट कर रहा है और उसके पास में एबिलिटी है यहाँ पर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करने की यहाँ पर ये, क्योंकि सर्वर इज ए जो सर्वर है उसके अंदर हाई लेवल प्रोग्रामिंग है जो कि रिक्वेस्ट लेगी रिस्पॉन्स देगी उसको डेटा को यहाँ पर डिसीरियलाइज करेगी सीरियलाइज करेगी यहाँ पर। क्योंकि उसको जेवीएम से डेटा को बाहर करना है तो उसको क्या करना है उसको सीरियलाइज करना है या डिसीरियलाइज करना है, रिक्वेस्ट लेना है। तो ये सब काम सर्वर देखता है ये, जो कि हम लोग कोर जावा में लर्न करते हैं। सर्वर में चीज़ें ऑटोमेटिकली होती है ये, इसलिए
सर्वलेट के जो कंटेनर जो है, सर्वलेट कंटेनर ये क्या है, ये स्पेशल प्रोग्राम है जो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए करके देते हैं। ये अब सेम चीज़ ही है यहाँ पर ये, लेकिन सर्वलेट में करोगे तो बहुत एफर्ट लगाना पड़ेंगे। लाइफ साइकिल मेथड उसकी राइट करो, उसके अंदर अपना सर्विस मेथड राइट करो, उसके अंदर अपना लॉजिक राइट करो, वहाँ से अपना बिजनेस लॉजिक कॉल करो और रिस्पॉन्स लो। लेकिन हम लोग उसको फ्रेमवर्क में करते हैं, तो वो चीज़ें क्विकली होती है यहाँ पर। ये कैसे क्विकली होगी यहाँ पर, स्प्रिंग बूट में तो बहुत ही ज़्यादा क्विकली होगी यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम लोग कंट्रोलर एनोटेशन यूज़ करते हैं या रेस्ट कंट्रोलर करते हैं। तो जब हम लोग वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो हमारा क्या रहता है यहाँ पर, ये कंट्रोलर एनोटेशन यहाँ पर रहता है। और हमें यहाँ पर गेट मैपिंग, अभी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग में मैं यहाँ बता रहा हूँ, डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। ये एनोटेशन लगाएंगे। अभी नॉर्मल जावा का क्लास जो रहेगा, नॉर्मल जावा का क्लास जो है वो यहाँ पर ये नॉर्मल मेथड नहीं रहेगी, ये सर्वर पे रिस्पॉन्स करने के एबल हो जाएगी। यहाँ पर ये फ्रेमवर्क के अंदर हमारे पास में कंट्रोलर क्लास होती है जो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिक्वेस्टों को ट्रैप करने की। तो लेयरिंग बेस्ड अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, लेयर्स का मतलब ही यही होता है। तो लेयर्स का मतलब ही यही है हमारे पास में, प्रेजेंटेशन लेयर जो है या एपीआई लेयर, प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट यदि करना है हमको ये नॉर्मल जावा की क्लास को, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोलर में कन्वर्ट करेंगे फ्रेमवर्क में। तो यहाँ पर क्या होगा, पेज जाएगा हमारे पास में, जेएसपी पेज जाएगा, या फिर अभी स्प्रिंग बूट में स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने खुद का भी दे के रखा हुआ है थीम लीफ, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो पूरा की पूरा क्या जाएगा यहाँ पर, पेज जाएगा यहाँ पर, ये यूआई पूरा की पूरा बन के जाएगा यहाँ पर ये। लेकिन हमें जस्ट यूआई नहीं सेंड करना है, हमें जस्ट डेटा ही सेंड करना है। यूआई सेंड करने का मतलब ये है कि हमें पर्टिकुलरली यहाँ पर यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यूआई का पेज क्रिएट करना पड़ेगा। इट कुड बी जेएसपी पेज, जेएसपी पेज हमें क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो वो जेएसपी पेज पूरा बनाएगा यहाँ पर, क्रिएट करके बताऊंगा मैं आगे ये। बट अभी जस्ट मैं स्टार्टर के बारे में बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो है वो ये क्रिएट किया है कि कितना जल्दी से हम लोग स्प्रिंग बूट की हेल्प से कर पा रहे हैं यहाँ पर ये। तो हमें कंट्रोलर लगेगा इफ़ वी आर यूजिंग वेब एप्लीकेशन, हमें जब यहाँ से कुछ पूरा की पूरा पेज सेंड कर रहे हैं। लेकिन हमें यदि वेब सर्विसेज क्रिएट करना है तो हमें रेस्ट कंट्रोलर लगाना है उस केस में। तो सर्वलेट में करोगे ये काम को बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, फ्रेमवर्क में करोगे स्प्रिंग फ्रेमवर्क में या स्ट्रक्स में करोगे एफर्ट रिड्यूस हो गया तुम्हारा, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ रहा है उसमें, बताना पड़ रहा है किसी न किसी तरीके से फ्रेमवर्क को, कहीं ना कहीं पर हमें कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करना पड़ रहा है यहाँ पर ये। बट स्प्रिंग बूट में वो चीज़ें हमारे लिए क्या होती है, क्विकली क्रिएट हो जाती है यहाँ पर। ये इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा स्प्रिंग बूट में, जस्ट हमें लॉजिक पे फोकस करना है, करवाना क्या चाह रही है। तो यहाँ पर क्या है, टॉमकेट का जो मेरा 8080 वाला पोर्ट जो है ये, अब इसके ऊपर ये हमारे पास में ये लॉग क्रिएट हो गए यहाँ पर ये मेरा एम्बेडेड सर्वर स्टार्ट हो गया ये। अब जैसे ही मैं यहाँ पर करूँगा वेलकम, तो क्विकली मेरे पास में क्या आएगा यहाँ पर, ये रिस्पॉन्स आएगा, यू आर ए रॉन्ग राइट कर दिया ये। तो ये मेरे पास में क्या आ गया है, ये वेलकम टू प्रोफेशनल आईटी यहाँ पर ये।
तो काफ़ी क्विकली मेरे पास में क्या है, मेरा ये एज ए वेब सर्विसेज क्रिएट हो गया ये। तो माइक्रो सर्विसेज में बेसिकली हम लोग वेब सर्विसेज ही क्रिएट करते हैं। तो स्प्रिंग बूट में सारी चीज़ें परफॉर्म हो सकती है, इतना हमें यहाँ पर ज़्यादा कोड नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर ये सीधे सीधे यहाँ पर क्या करो है कि अपना एक डिपेंडेंसी ऐड करो और ये वेब एप्लीकेशन या वेब सर्विसेज क्रिएट कर सकते हो क्विकली यहाँ पर ये। अब यदि इसी चीज़ को स्प्रिंग फ्रेमवर्क में करोगे तो उसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। इट कुड बी एक्सएमएल या इट कुड बी जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करना पड़ता है यहाँ पर ये। तो इसको डिटेल में देखेंगे जब हम लोग अभी एमवीसी मॉड्यूल पे काम करेंगे ये। तो अभी हमने स्प्रिंग बूट का जो पहला प्रोजेक्ट जो क्रिएट किया है ये, तो सिंपल स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो सिंपल स्टार्टर अभी हमको यहाँ पर ऐड करना है। वेब वाला मत करो, सिंपल वाला स्टार्टर अभी हमने यहाँ पर ये ऐड किया। तो कम से कम हमें एक स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट के लिए पेरेंट टैग लगेगा और वन ऑफ द स्टार्टर लगने वाला है। तो यदि हमारा सिंपल सिंपल प्रोजेक्ट है यदि ये, तो स्प्रिंग का स्टार्टर लगेगा। वेब वाला है तो वेब का लगेगा। तो स्प्रिंग का जो कोर मॉड्यूल जो है ये, तो स्प्रिंग का कोर मॉड्यूल जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। स्प्रिंग फ्रेमवर्क का जो कोर मॉड्यूल जो है ये, तो वो कोर मॉड्यूल के अंदर हमें हमने क्या क्या अंडरस्टैंड किया कि कोर मॉड्यूल में क्या है हमारे पास में, आईओसी कंटेनर क्या है ये। फिर आईओसी कंटेनर यदि हम लोग यूज़ करते हैं तो यहाँ पर क्या डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन है। यहाँ पर ये कि ऑब्जेक्ट हमें रेडीमेडेड क्रिएट मिल जाए यहाँ पर ये, और उसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म हो जाइए, तो हमें सेट ऑफ आईओसी कंटेनर स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो दिए हुए हैं ये। जस्ट हमें उसकी हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन वगैरह हमारे पास में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग में हम जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आईओसी कंटेनर, जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पर ये, तो स्प्रिंग से क्रिएट किए हुए ऑब्जेक्ट के अंदर स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल, तो कोई ना कोई चीज़ उसकी लाइफ साइकिल मेथड होती है। यदि हमने डिफाइंड की है तो वो कॉल होगी, नहीं डिफाइंड की है तो नहीं कॉल नहीं होगी, तो उसकी लाइफ साइकिल मेथड होती है। तो ये सब स्प्रिंग कोर के अंदर आती है यहाँ पर ये। फिर हमारे पास में कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर ये ऑटो वायरिंग का। तो या तो मैन्युअली डिफाइन करो या उसकी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ये ऑटो वायरिंग करते हैं। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर ये स्प्रिंग कोर। तो आईओसी एंड डिपेंडेंस इंजेक्शन, ऑटो वायरिंग, फिर हमारे पास में जो डीआई होते हैं या डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो होते हैं यहाँ पर ये, तो वो तीन टाइप के हमारे पास में ये सेटर, तो सेटर मेथड होना चाहिए वहाँ पर। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के अंदर होता है ये, या फील्ड, या हमारे पास में ये फील्ड। तो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, ये तीन टाइप के हमारे पास में डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। तो ये कहाँ पर आएंगे हमारे पास में, आईओसी कंटेनर के अंदर। ये स्प्रिंग कोर मॉड्यूल का पार्ट है जहाँ पर हम लोग आईओसी यहाँ पर देखते हैं कि आईओसी क्या है यहाँ पर ये, और डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है यहाँ पर ये। तो आईओसी इज ए वन प्रिंसिपल जिसके ऊपर हमारे पास में सेट ऑफ आईओसी कंटेनर दिए हुए हैं। आईओसी कंटेनर का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट अपने आप हो जाए, और उसके अंदर यदि जो भी ऑब्जेक्ट की आपस में डिपेंडेंसी वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होना चाहिए। मतलब ऑब्जेक्ट हमें मैन्युअली नहीं पास करना है, ऑटोमेटिकली हो जाए। तो हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट क्या है यहाँ पर, ये डीआई की अप्रोचेस है ये सब हमें ये कौन देता है, ये स्प्रिंग का आईओसी कंटेनर हमें ये देता है ये। तो स्प्रिंग के आईओसी कंटेनर से यदि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है तो वो एक लाइफ साइकिल को फॉलो करता है। उसके अंदर कुछ मेथड होती है जो कि वो कंटेनर कॉल करता है, इफ़ हमने उसको यदि डिफाइन किया है तो आईओसी से ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो लाइफ साइकिल मेंटेन करेगा।
उसके अंदर ऑटो वायरिंग परफॉर्म होगी यदि हमने उसको डिफाइन किया यहाँ पर। ये हमारे पास में ये इतनी अप्रोच है। अब सेम ही काम को हम लोग किस में कर सकते हैं, स्प्रिंग बूट में भी कर सकते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि स्प्रिंग बूट का ये कोर है यहाँ पर ये। तो डिफरेंस यहाँ पर ये आएगा, सेम काम जो है हम यहाँ भी कर सकते हैं। आईओसी कंटेनर, स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ऑटो वायरिंग, सेम चीज़ें यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आईओसी कंटेनर हम जो है वो राइट कर रहे थे यहाँ पर ये, और यहाँ पर आईओसी कंटेनर हम इनिशियलाइज नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ स्टार्टर। तो जब यहाँ एप्लीकेशन क्रिएट करे तो आईओसी कंटेनर हम डिफाइन कर रहे थे, फर्स्ट स्प्रिंग एप्लीकेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन देना है हमें, इसका भी हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और आईओसी कंटेनर को हमको यहाँ पर ये डिफाइन करना है यहाँ पर ये। बट एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल तो यहाँ पर राइट करना ही पड़ेगी, वो एक्सएमएल बेस्ड हो सकती है, जावा बेस्ड हो सकती है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल तो लगेगी। लेकिन स्प्रिंग बूट के केस में हमें क्या है कि कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं लग रही है यहाँ पर ये। और हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई आईओसी कंटेनर कंटेनर को भी डिफाइन नहीं कर रहे हैं, आईओसी कंटेनर जो है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ अवर स्टार्टर। अब मुझे ये देखना है कि मेरा कौन सा आईओसी कंटेनर डिटेक्ट हुआ है यहाँ पर ये, तो हम क्या कर सकते हैं उसको भी देख सकते हैं यहाँ पर ये। तो ये कोई सिंटेक्स ऐसा कि ऐसा यूज़ नहीं करना, इस रन मेथड का रिटर्न टाइप भी है कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेबल कॉन्टेक्स्ट। तो स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन के अंदर ये जो रन मेथड है, ये रन मेथड बहुत काम की है। ये क्या करती है, हमारे लिए एप्लीकेशन को बूटस्ट्रैप करके देती है, जो कि एप्लीकेशन के अंदर जो भी हम हमें फैसिलिटी चाहिए एप्लीकेशन के अंदर, ये उसको स्टार्ट करके देती है। काफ़ी सारी चीज़ें होती है इसके अंदर ये एप्लीकेशन के लेवल पे बूटस्ट्रैपिंग करने के लिए। तो वही चीज़ें जो है हमें यहाँ पर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू बताना पड़ती है, या उसके लिए एडिशनल कोडिंग करना पड़ती है। लेकिन स्प्रिंग बूट में काफ़ी चीज़ें हमें ये पहले से मिली हुई है, वो हमें जब समझ में आएगी जब हम ये स्प्रिंग बूट के आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे, प्रोफाइल रनर कैसे वो स्प्रिंग बूट में काम कर रहे हैं, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो रहा है। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होगी इस रन मेथड के अंदर। रन मेथड के अंदर वो चीज़ें कॉल होती है, हमें क्या करना है कि उसे डिफाइन करना है, यहाँ पर बताना है बेस्ड ऑन एनोटेशन या बेस्ड ऑन सम लेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल और बेस्ड ऑन अवर स्टार्टर। तो हमें क्या करना है कि जस्ट बताना है स्प्रिंग बूट को, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे लिए करके देगा यहाँ पर ये। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि जैसा मैंने स्प्रिंग कोर के अंदर मैंने किया है, जब हमने स्प्रिंग कोर के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करे सिमिलरली, वैसा की वैसा ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर क्रिएट करना है। तो कल मैं क्रिएट कर रहा था, बट टाइम हो गया था। तो यहाँ पर क्या है कि कौन सा वाला आईओसी कंटेनर ने स्टार्ट किया, हम इसको क्विकली देखते हैं। तो इसका रिटर्न टाइप कॉन्फ़िगरेशन ये निकाल लो यहाँ पर ये, और सिस्टम। तो हमारा क्या स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है ये। तो सी टी एक्स डॉट गेट क्लास। तो ये वाला आईओसी कंटेनर जो है ये मेरे लिए क्रिएट हुआ है यहाँ पर ये, एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट।
तो ये वाला आईओसी कंटेनर जो है मेरे पास में क्या है, यहाँ पर ये डिटेक्ट हुआ है यहाँ पर ये एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हुआ है बेस्ड ऑन स्टार्टर। बट सिमिलरली यही काम जब हम लोग स्प्रिंग कोर में कर रहे थे, यहाँ पर ये स्प्रिंग बूट नहीं, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के स्प्रिंग कोर मॉड्यूल में कर रहे थे, तो जब हम लोग जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर ये, तब हमें ये कंटेनर को क्या करना पड़ता है कि डिफाइन करना पड़ता है यहाँ पर ये एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये हम डिफाइन करते हैं। ऑटोमेटिकली डिफाइन नहीं होता, ये हम डिफाइन करते हैं। देखो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था और हमारा कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर पास किया था हमने यहाँ पर ये, लेकिन यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल ही नहीं है। तो हम जो पास कर रहे हैं वो हमें पास भी नहीं करना है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल ही नहीं है, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली चीज़ें हो रही है। अब वो कैसे हो रही है, वो उसके रन मेथड के अंदर होती है। ये इसके रन मेथड के अंदर ये क्या करता है, कंटेनर को यहाँ पर डिटेक्ट करता है, इसके अंदर इसका कहीं ना कहीं पर लॉजिक जो है वो अवेलेबल है कंटेनर को डिटेक्ट करने का। तो क्रिएट बूटस्ट्रैप कॉन्टेक्स्ट आई थिंक इधर ही कहीं पर है ये। देखिए इसको मैं बता दूंगा, मैं ये यहीं पर डिफाइंड रहता है जिससे ये ऑटो डिटेक्ट होता है। यहाँ पर ये रन मेथड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कॉल होती है एप्लीकेशन के लेवल पर। तो यहाँ पर मेरे पास में क्या हुआ है कि पर्टिकुलरली यहाँ पर ये हमें डिफाइंड नहीं करना है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारे लिए कंटेनर डिटेक्ट हो जाएगा और हमें कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं डालना है, ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें हो रही है हमारे पास में विद द हेल्प ऑफ आवर स्टार्टर। जो भी स्टार्टर डालोगे उसको वो डिटेक्ट करेगा, लेकिन उसको मेन जो है करने का जो काम है वो स्प्रिंग बूट के अंदर है ये। तो स्प्रिंग बूट के अंदर हमें यहाँ पर स्प्रिंग बूट के अंदर हमारे पास में क्या होते हैं, पॉम के अंदर ये जो पेरेंट है ये, इसके अंदर क्या है, ये सब फंक्शनैलिटी अवेलेबल है इसके अंदर ये। तो ये पर्टिकुलरली यहाँ पर हमारा क्या होगा, कंटेनर ऑटो डिटेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि स्टार्टर को मैं वेब वाला कर देता हूँ, मैं ये वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहता हूँ मैं ये। तो वेब रिलेटेड डिपेंडेंसी डाउनलोड हो जाएगी मेरे पास में ये। अब मैं एप्लीकेशन को यदि मैं इसके रन करता हूँ तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका कौन सा कंटेनर आता है। तो देखो यहाँ पर कंटेनर आया मेरे पास में एनोटेशन कॉन्फ़िग सर्वलेट वेब सर्वर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हमें ये वाला जो है वो आईओसी कंटेनर लगेगा ये वेब एप्लीकेशन के केस में। तो जब हम स्प्रिंग का वेब स्प्रिंग बूट के अंदर हम यदि स्प्रिंग बूट के अंदर जब हम लोग एमवीसी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे ये, तो ये वाला कंटेनर जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है वो हमारे लिए डिटेक्ट करेगा, ये वाला ऑटोमेटिकली काम करेगा ये वाला ये।
और स्प्रिंग का जब हम लोग विथाउट स्प्रिंग बूट वाला करेंगे तो ये हमें एक स्प्रिंग का क्या होता है, सर्वलेट है, उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है ये। तो वो डिस्पैचर सर्वलेट, तो वो कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है वो, तो वो सर्वलेट के अंदर ये कंटेनर क्या होता है, इनिशियलाइज होता है वहाँ पर ये। तो ये सिंपल स्प्रिंग कोर मॉड्यूल जो है ये, वहाँ पर हमें आईओसी कंटेनर जो इनिशियलाइज करना पड़ता है यहाँ पर, ये स्प्रिंग बूट में ऑटोमेटिकली होता है ये, जो स्प्रिंग बूट के हमारे पास में एप्लीकेशन है। तो अभी मैं स्प्रिंग बूट का, जैसा हम लोग कोर मॉड्यूल में काम करते हैं हम वो वैसा स्प्रिंग बूट में करके देखते हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो है ये वेब वाला ये यूज़ नहीं करना यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग बूट का हम लोग ने एक दूसरा एप्लीकेशन क्रिएट किया था, स्प्रिंग बूट कोर। तो मैं वैसा ही काम कर रहा हूँ जैसे मैं स्प्रिंग कोर में कर रहा था, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे क्या क्या सिंटेक्स रिड्यूस होगा। एक तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन हट गया है, यहाँ पर मुझे कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल राइट नहीं करना है, ना मुझे कोई कंटेनर डिफाइन करना है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर जो है वो रन मेथड को जो है वो कॉल करूंगा मैं यहाँ पर। मैं एक रन मेथड को यहाँ पर जो है वो कॉल करूंगा जस्ट, और चीज़ें मेरी क्या होगी, वो ऑटोमेटिकली क्या है वो यहाँ पर चीज़ें ऑटोमेटिकली होगी यहाँ पर ये। तो अभी मेरा सिंपल एमवीसी एप्लीकेशन नहीं है, ना कोई मेरा सर्विसेज है, ना कोई मैं कोई एडवांस एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूँ। मैं वही काम कर रहा हूँ जो मैं स्प्रिंग के और मॉड्यूल में मैं कर रहा था। तो ये स्प्रिंग बूट जो है ये, स्प्रिंग बूट के अंदर मेरे पास में कुछ सेट ऑफ एनोटेशन है यहाँ पर ही, अब इसके अपने अपने मीनिंग है। तो स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन ये बताता है कि ये जो क्लास है मेरा कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, स्प्रिंग बूट का कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, मतलब यहाँ पर चीज़ें कुछ कॉन्फ़िगर है यहाँ पर ये। इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, तो मैंने जो भी कॉन्फ़िगर किया है वो जब भी लगेगा मेरी एप्लीकेशन में जब मैंने ये वाला एनोटेशन डाला है, नहीं डाला है तो नहीं लगेगा, ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास है भी। तो लगेगा जब भी जब ये वाला एनोटेशन लगा हुआ रहे उसमें ये। और कंपोनेंट स्कैन का मतलब ये है कि इसके अंदर हम जो भी पैकेज डालते हैं वो क्या होते हैं, स्कैन होते हैं वहाँ पर ये। तो यहाँ पर ये एनोटेशन जो है वो लगे हुए हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है वो कंपोनेंट स्कैन के अंदर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है अभी बाय डिफ़ॉल्टली कि यदि हमने ये जो क्लास जो है ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन वाली जो क्लास है ये जिस भी पैकेज के अंदर है ये, जैसे कि इसको मैं पूरा राइट करूंगा, इसके नोट्स एक एक लाइन को मैं राइट करूंगा, अभी जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले। तो मेरे पास में क्या है कि यदि ये पैकेज है तो इसका किसी भी तरीके का मेरे पास में यदि सब पैकेज बना, लाइक मेरे पास में ये सब पैकेज है वो हो गया ये मेरे पास में इसका ये सब पैकेज हो गया ये डाउ कंट्रोलर सर्विस। ये डिफॉल्ट लिए ये डिफॉल्ट सेटिंग में ही है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, सब पैकेज हो जाएंगे। कॉम डॉट प्रोफेशनलिटी तो कॉमन है, बाकी इसके सब पैकेज है ये। तो इसको भी क्या कर लेगा ये, ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेगा ये। इसके अंदर जो डिफॉल्ट वाला जो है ये कंपोनेंट स्कैन, ये ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, इसको ये स्कैन कर लेता है यहाँ पर ये। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री एनोटेशन। कई बार पूछा जाता है ये स्प्रिंग बूट एनोटेशन क्या है, ये किसे काम करता है ये। तो ये तीन एनोटेशन का कॉम्बिनेशन है, या मैं तीनों एनोटेशन को अलग अलग यहाँ पर डालूं मैं ये। तो मुझे वो तीन एनोटेशन यहाँ पर अलग अलग डालने पड़ेंगे यहाँ पर ये। तो ये मेरा क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, ये तीनों को यहाँ पर डाल सकते हैं ये। तो इसका अपना एक मीनिंग है, इसका एक अपना एक मीनिंग है, इसका एक अपना एक मीनिंग है। ये बताता है कि ये जो क्लास है कॉन्फ़िगरेशन क्लास है ये। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन जब भी लगेंगे जब उसको हमने उसको इनेबल किया हो, जब तक ये इनेबल नहीं लगेगा नहीं यहाँ पर ये। कंपोनेंट स्कैन के अंदर हमें क्या देना पड़ता है, ये कंपोनेंट स्कैन के अंदर हमें बताना पड़ता है ये बेस पैकेज कि हमें इसको स्कैन करना है।
लेकिन अभी यदि हम इसको यूज़ नहीं करते हैं तो यहाँ पर इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है यहाँ पर ये बोलता है कि ये जो बेस पैकेज है और इसके अंदर अब ये एनोटेशन का जो मीनिंग है ये फिल्टर करने के हैं। ये डिटेक्ट करते हैं कि हमारा बेस पैकेज कौन सा है और इसके सब पैकेज कौन से हैं। तो इसके अंदर जो जो भी इसके अंदर यहाँ पर जो है इसके सब पैकेज के अंदर जो जो भी क्लासेस है उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, बट उन क्लास के ऊपर यहाँ पर कंपोनेंट एनोटेशन होना चाहिए। बिकॉज स्कैनिंग जब भी काम करती है जब इसके ऊपर कंपोनेंट एनोटेशन हो है, क्योंकि आईओसी को कैसे पता चलेगा कि इसके ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है यहाँ पर ही है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ये। तो यहाँ पर देखोगे मैंने कंस्ट्रक्टर राइट किया है मैंने ये। तो ये पर्सन क्लास मेरे पास में है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, स्प्रिंग बीन है ये, इसका ऑब्जेक्ट मेरे पास में यहाँ पर ये क्रिएट हुआ ये। तो सिमिलरली हम यहाँ पर क्या करते हैं कि स्प्रिंग कोर के अंदर जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वैसा कि वैसा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पर ये। बट यहाँ पर कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। जस्ट हमने यहाँ पर एप्लीकेशन को यहाँ पर ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, जस्ट यहाँ पर ये एक हमने क्लास राइट किया और यहाँ पर स्प्रिंग बूट जो एप्लीकेशन है हमने इसको जैसे ही रन किया इसने ऑटोमेटिकली हमारे लिए क्या कर दिया, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे दिया जैसे हम लोग स्प्रिंग कोर के अंदर कर रहे थे। वैसे ही हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन करवा सकते हैं सिमिलर वे में ये। तो क्विकली हम क्या करते हैं कि स्प्रिंग का जो है ये स्प्रिंग बूट के अंदर हम लोग कोर मॉडल जैसा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास में क्या है, ये रियल टाइम यूज केस है। देखो कितना जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट होगा। अभी मैं मुझे अभी ये एमवीसी वगैरह हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम लोग लाइब्रेरी अभी नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर ये लाइब्रेरी अवेलेबल है ये। तो अभी मेरा सिंपल स्टैंडर्ड ऑन एप्लीकेशन है ये। तो ये यहाँ पर एप्लीकेशन हमारा क्रिएट हो गया। तो जैसे मैंने अप्रोच बताई कि हम एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद में उसको इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो स्प्रिंग बूट रियल टाइम यूज केस, तो ये हमारे पास में क्या है कि इसके फॉर्म में पेरेंट आ जाएगा और एक डिफॉल्ट स्टार्टर हमारे पास में आ जाएगा ये। तो ये पेरेंट टैग आ गया ये, और एक हमारे पास में डिफॉल्ट स्टार्टर आ गया। अदर टैग का भी काम नहीं है, इसको रिमूव करते हैं यहाँ से ये। तो कोई भी हम लोग वर्जन नहीं डाल रहे हैं, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है। अब रियल टाइम यूज केस है यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने प्रीवियसली क्लासेस क्रिएट की है, उसी को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ मैं ये। तो ये मेरा कंट्रोलर पैकेज है। ये मेरा डाउ वाला पैकेज है। ये मेरा सर्विस वाला पैकेज है। अब सेम वर्क यहाँ पर कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर कोई भी हमारा क्या है कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहेगा यहाँ पर ये। ओके। तो सर्विस लेयर पे कुछ हमारे पास में
यूटिलिटी के ऑब्जेक्ट भी है, तो यहाँ पर यूटिल को भी हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। अब ये हो गया हमारा स्प्रिंग आईओसी में हम लोग रियल टाइम यूज केस जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और एडवांस एग्जांपल लूंगा मैं कल से, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और रियल टाइम एग्जांपल हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर तो ये मेरा क्या है कि स्प्रिंग बूट के अंदर मैंने सेम काम को यहाँ पर किया। अब इस क्लास को मुझे कॉन्फ़िगरेशन में डिफाइन करना पड़ेगी यहाँ पर, ये यूज़र का जो कंट्रोलर है उसको, या फिर हमारे पास में ये डाउ है, या यूज़र के हमारे पास में सर्विस है। बट ये स्प्रिंग बूट है, ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट होता है यहाँ पर आईओसी कंटेनर, और वो कि एनोटेशन बेस्ड रहता है। बाय डिफॉल्ट तो डिटेक्ट हो रहा है, लेकिन वो एनोटेशन बेस्ड हमारे पास में है ये। तो ऑब्वियसली बात है, हमें क्या लगेंगे यहाँ पर, ये एनोटेशन बेस्ड जो है ये बाय डिफॉल्ट डिटेक्ट करता है स्टार्टर में ये, तो हमें यहाँ पर क्या डालने पड़ेंगे, एनोटेशन डालना पड़ेंगे यहाँ पर ये। तो कौन सा एनोटेशन, कंपोनेंट डाल लो यहाँ पर ये, कंपोनेंट कॉपी करो। तो लेयर्स पे तो अलग अलग एनोटेशन हम लोग यूज करते हैं, रिपोस्ट्री कंट्रोलर, रेस्ट कंट्रोलर, सॉरी कंपोनेंट या कंट्रोलर, रेस्ट कंट्रोलर, सर्विस, स्टोरेज टाइप एनोटेशन यूज करते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जस्ट स्कैनिंग करवा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट नोटेशन का यूज करते हैं। तो हमारा ये बेस पैकेज है ये, और इसके सब पैकेज के अंदर आ रहे हैं यहाँ पर ये। तो ये क्या करेगा, इसके सबके क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा यहाँ पर ये। तो सब पे कंपोनेंट डाल दो यहाँ पर ये। तो मैंने पहले स्प्रिंग के अंदर एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच बताई, और फिर जावा बेस्ड अप्रोच बताई, और एनोटेशन बेस्ड अप्रोच बताइए। एनोटेशन मतलब कि ये स्कैनिंग से ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, लेकिन स्प्रिंग बूट में सब कुछ एनोटेशन ही है। यहाँ जावा इस एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच है ही नहीं इधर, क्योंकि जब स्प्रिंग लर्न करना स्टार्ट करते हैं जब एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच देखना है, लेकिन अभी के समय में सारी चीज़ें जो हैं वो एनोटेशन के बेस पे होती है ये। लेकिन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए चीज़ें इंटरनली कैसे काम कर रही है ये। लेगेसी एप्लीकेशन में एक्सएमएल देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये इसके सब पैकेज के अंदर है ये। तो ये क्या करेगा यहाँ पर, इसका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा यहाँ पर। तो हम क्या करवाते हैं, हमने जिसके ऊपर भी कंपोनेंट यहाँ पर डाला है उसके क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा। तो ने सारी की सारी क्या करा, सब पैकेज को जो है वो यहाँ पर रीड कर लिया ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन क्लास यहाँ पर राइट नहीं करी है, सब ऑटोमेटिकली चीज़ें हुई है यहाँ पर ये। अब हमारे पास में क्या है कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पर ये लॉजिक है ये। अब इस लॉजिक को हमें कॉल करना है, तो ये ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर ये कंटेनर से निकालना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो कंटेनर से निकालेंगे फिर कॉल करेंगे, चीज़ें सेम ही है यहाँ पर ये। बाकी क्या है कि यहाँ से हमारा क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से क्रिएट हो जाएगा जब हम लोग इसकी मेथड को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर सर्विस कॉल होगा, तो सर्विस की मेथड यहाँ पर कॉल हो रही होगी, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पर लगाना पड़ेगा। डिपेंडेंसी इंजेक्शन लगाने के लिए हमारे पास में जो एनोटेशन है वो है ऑटो वायर्ड। तो ऑटो वायर एनोटेशन यूज करो यहाँ पर ये। फिर सर्विस के अंदर कितने सारे इंजेक्शन है यहाँ पर, या डाउ का इंजेक्शन है यहाँ पर, ये ऑटो वायर यूज करना है। दो दो डेटाबेस है हमारे पास में ये। तो ये क्वालिफायर भी यूज करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा कौन सा डेटाबेस यूज करना है, ओरेकल करना है या मायस्क्यूएल करना है। तो यहाँ पर ओरेकल डेटाबेस यूज करेंगे। ईमेल फंक्शनलिटी कॉल करना है हमको हमारे सर्विस में, तो उसको ऑटो वायर करवाओ, ऑटो वायर करवाओ, ऑटो वायर करवाओ, ऑटो वायर करवाओ। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पर ये
एप्लीकेबल हो जाएगी फील्ड लेवल पे यहाँ पर ये। फिर डाउ के लेयर पे हमें, यहाँ तो अभी हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस लॉजिक लिखा है, लेकिन हमें यहाँ पर जो है वो टेम्पलेट क्लासेस जो है वो उसको यहाँ पर यूज़ करना पड़ती है, जेडीबीसी टेम्पलेट या हाइबरनेट टेम्पलेट। स्प्रिंग बूट में नहीं करना, स्प्रिंग बूट का मैकेनिज्म जरा अलग है डेटाबेस का। डेटाबेस यूज़ करने का उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती है, तो उसको कंपेयर करके देखेंगे स्प्रिंग फ्रेमवर्क में क्या करते हैं, स्प्रिंग बूट में क्या करते हैं। तो हमें ये मेथड कॉल करना है कंट्रोलर की। तो इसके आईओसी कंटेनर से ऑब्वियसली हमें ऑब्जेक्ट को निकालना पड़ेगा। क्या इसके आईओसी कंटेनर से हम लोग जो है वो ऑब्जेक्ट को निकालेंगे यहाँ पर गेट बीन। तो जो भी आईओसी कंटेनर यहाँ पर डिटेक्ट हुआ है, यहाँ पर जो है वो यूजर कंट्रोलर डॉट क्लास, इसके ऑब्जेक्ट को निकालो। तो जो ऑटो डिटेक्ट किया है उसने, उसके आईओसी कंटेनर से हमने यहाँ पर निकाला यहाँ पर ये। और यहाँ से कॉल करना है, तो सिमिलरली जैसा हमने वहाँ पर कॉल किया था, अब रियल टाइम यूज केस, तो यहाँ पर हम बना रहे हैं यहाँ पर ये सेम चीजें जो है वो यहाँ पर भी कर सकते हैं ये। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यूजर के डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये पास कर रहे हैं ये। तो वही चीजें स्प्रिंग बूट में कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर यूजर के डेटा को हमने यहाँ पर पास कर दिया ये। अब कॉल तो कर लेंगे, लेकिन अभी हमें आएगी यहाँ पर एक प्रॉब्लम, एक एरर आएगा हमें ये डाउ वाला, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड था ये। क्योंकि मैंने यहाँ पर ओरेकल तो मैंने राइट कर दिया यहाँ पर, ये डिपेंडेंसी का यहाँ पर एम्बिग्यूटी वाला प्रॉब्लम आ गया। मैंने ओरेकल तो राइट कर दिया वहाँ पर, लेकिन उसका नाम मैंने दिया ही नहीं वहाँ पर ओरेकल। तो यहाँ पर ऑटो वायरिंग कर दिया ओरेकल, बट वहाँ पर नाम दिया ही नहीं है यहाँ पर ये। तो कंपोनेंट में नाम भी देना है इधर। कौन सा वाला हमें बीन जो है वो इंजेक्ट करवाना है। तो चीज़ें सिमिलर ही है जैसा मैं कोर में कर रहा था, बट यहाँ पर मेरा कॉन्फ़िगरेशन पूरा के पूरा क्या हो गया यहाँ पर ये, यहाँ पर रिड्यूस हो गया मेरे पास में। और मुझे जो मेनली फोकस करना है वो बिजनेस लॉजिक पे करना है यहाँ पर ये। मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएशन लाइक कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ रहा है मुझे। फिर अभी सिंपल सा एप्लीकेशन है, जब हम लोग एमवीसी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर हमको एम्बेडेड सर्वर मिलेगा। जब हम लोग उसके अंदर डेटाबेस इंटीग्रेट करेंगे तो डेटाबेस भी हमें एम्बेडेड मिलेगा। तो एम्बेडेड मिलने से हमें एडवांटेज ये होता है कि हम लोग हमारे सिर्फ इस बिजनेस लॉजिक के ऊपर फोकस कर सकते हैं। हमें अलग से उसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन करो, रन करो। लाइक हम लोग ओरेकल का यूज़ कर रहे हैं, तो सिस्टम में ओरेकल सॉफ्टवेयर भी होना, उसको बार बार रन भी करना पड़ेगा, चलना भी चाहिए वो, कनेक्शन ही परफॉर्म होना चाहिए। लाइक हम लोग सर्वर का यूज़ कर रहे हैं, तो बार बार हमें टॉमकेट का जो एडिशनल सर्वर जो है वो रिस्टार्ट करना पड़ेगा ये।
तो ये सेम काम अभी मैंने स्प्रिंग जो है वो बूट के अंदर किया है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पर राइट ही नहीं की है, जस्ट मैंने स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन क्रिएट किया है और यहाँ पर अपनी बिजनेस लॉजिक को मैंने राइट किया है। ना मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया है और ना भी फ्यूचर में मैं एडिशनल सर्वर ऐड करूँगा मैं। तो हमें रैपिड एप्लीकेशन क्रिएट करने में हेल्प मिलती है। और भी चीज़ें रिड्यूस होगी क्योंकि अभी अभी हमने यहाँ पर डेटाबेस यूज़ किया नहीं है, तो डेटाबेस रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन किए नहीं है, तो हमें इतना अच्छे से फील नहीं हो रहा है। ना भी हमने सर्वर रिलेटेड प्रोग्रामिंग की है। तो हम इसका नेक्स्ट मॉड्यूल स्प्रिंग डेटा या स्प्रिंग एमवीसी देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि स्प्रिंग बूट के मेन एडवांटेज क्या क्या मिल रहे हैं हमको ये। तो ये स्प्रिंग कोर को ही मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है ये। अभी हमें स्प्रिंग बूट के कुछ फीचर रिलेटेड टू अवर प्रोफाइल, रिलेटेड टू अवर रनर्स, इसको देखना है। उसके बाद में हम लोग स्प्रिंग के डेटा मॉड्यूल पे डेटाबेस इंटीग्रेशन देखेंगे। तो स्प्रिंग बूट में हम लोग डेटा इंटीग्रेशन करने से पहले नॉर्मल स्प्रिंग फ्रेमवर्क में देखेंगे, फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे कि क्या हमारे लिए यहाँ पर रिड्यूस हो गया है और क्या क्या एडवांटेज मिला है, क्या क्या हमें स्प्रिंग बूट ने रेडीमेडेड दिया है। काफ़ी लेस कोड राइट करना पड़ता है स्प्रिंग बूट में। वही ऑपरेट और वही हम लोग फंक्शनलिटी को स्प्रिंग फ्रेमवर्क में परफॉर्म करें या जेडीबीसी में परफॉर्म करेंगे तो हमें काफ़ी कोड करना पड़ेगा ये। तो हम उसको आगे के मॉड्यूल में देखेंगे ये। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।